Hello everyone, very good evening and welcome back to our YouTube channel द एग्जाम क्रैकर। एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का 10th चैप्टर व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में देखेंगे और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर 9 तक कंप्लीट कर रखा है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उसको भी ज़रूर जाकर देखें। शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पे बात की जा रही है व्यापार और व्यापारियों के बारे में। चैप्टर 9 में हमने पढ़ा कि उत्तर के काले पॉलिश के बर्तन किस तरह के होते थे। ये खूबसूरत बर्तन खास तौर पे इनकी कटोरियाँ और थालियाँ पाई जाती थी और इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरातन स्थलों से वो प्राप्त हुए हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है आपका कि वो काला सोना किसको कहते थे रोमन साम्राज्य में। ठीक है, तो काली मिर्च जो होती थी, पेपर जो होता है, उसको वो लोग काले सोने के नाम से बुलाते थे। तो ये क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछ चुका है, तो इसको ध्यान में रखें कि रोमन साम्राज्य में काला सोना किसको कहा जाता था। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों से रोम तक पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया हमसे कि क्या तुम बता सकते हो कि ये सिक्के भारत कैसे और क्यों पहुँचे होंगे। तो रोम के जो व्यापारी होते थे वो समुद्री रास्तों तथा सड़क के रास्ते व्यापार करने के लिए दक्षिण भारत आया करते थे और यहाँ से काली मिर्च, कीमती पत्थर, सोना तथा मसाले आदि खरीदने के लिए वो रोमन सिक्कों का यूज किया करते थे। इस प्रकार रोम के सिक्के भारत पहुँचे। यहाँ पे हमें व्यापार से जुड़ी एक कविता दिया गया है जो कि संगम साहित्य से रिलेटेड है। तो व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में मिले हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये ध्यान रखना है हमें कि संगम साहित्य जो है, संगम की जो कविताएं हैं वो तमिल से रिलेटेड है। ठीक है, तमिल भाषा में है, तो इसको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखते हैं, कविता में उल्लिखित चीज़ों की एक सूची बनाओ। क्या तुम बता सकते हो कि इन चीज़ों का उपयोग किस लिए किया जाता होगा। तो कविता में किस तरह की चीज़ें यूज की गई है। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तरार घोड़े। तो घोड़े का जो यूज़ था उस टाइम वो युद्ध के लिए करते थे। फिर काली मिर्च जो थी वो मसाले के लिए यूज होती थी और रत्न, सोना, ये सब ज्वेलरी बनाने के काम आती थी। ठीक है, और खदान खाने के लिए वो यूज करते होंगे और म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन जो होते थे वो खाना बनाने और खाने के लिए यूज किया करते थे। अब यहाँ हम बात करेंगे कि व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। आगे देखेंगे, समुद्र तटों से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है। तो यहाँ मूवेंदार जो है ये इम्पोर्टेंट है आपका। इसका अर्थ क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। इसका अर्थ तीन मुखिया है। ठीक है, मूवेंदार का अर्थ क्या है, तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों जो कि चोल, चेर और पांड्य थे उनके लिए किया जाता है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, ये थे चोल, चेर और पांड्य, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। कितने साल पहले, 2300 साल पहले। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मूवेंदार का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तीन मुखिया। ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछ चुका है सीटेट में। और ये कौन कौन से थे ये भी आपको पता होना चाहिए, चोल, चेर और पांड्य। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। आगे हम देखेंगे, इन तीन मुखियाओं ने
अपने दो दो सत्ता केंद्र बना रखे थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तन पुहार या कावेरीपट्टनम, तो पुहार और कावेरीपट्टनम एक ही मीनिंग में आते हैं, ध्यान में रखिएगा। दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग किया करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। ध्यान में रखेंगे, सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी था। यह क्वेश्चन पूछ चुका है सीटेट में, तो ध्यान रखेंगे कि सातवाहन वंश का जो महत्वपूर्ण राजा था, जो सबसे प्रसिद्ध राजा था, वो कौन था? तो वो था गौतमीपुत्र सातकर्णी। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बालश्री के एक अभिलेख से पता चलता है। तो उनका जो नाम था वो किन के नाम पे पड़ा था, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन में। तो गौतमी, और यहाँ पे दिया गया है गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी। और उनकी जो माँ थी, जो मदर थी उनकी, उन्होंने ही एक अभिलेख लिखवाया था जिससे हमें ये पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ये भी बनता है कि दक्षिणापथ के स्वामी किसको कहते थे? तो दक्षिणापथ के जो स्वामी थे वो सातवाहन वंश कहलाता था। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। ठीक है, दक्षिण और पथ, पथ का मतलब रास्ता होता है, ध्यान में रखोगे, और दक्षिण तो वो साइड होता है, उसके हिसाब से आप याद रखोगे। दक्षिणापथ यानी कि दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए यह नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिम तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। और फिर यहाँ पे बात की जा रही है, क्या तुम बता सकते हो कि श्री सातकर्णी तटों पर नियंत्रण क्यों करना चाहते थे? तो श्री सातकर्णी जो थे वो तटों पर नियंत्रण इसलिए करना चाहते थे क्योंकि तटों पर विदेशी व्यापारी आकर उतरते थे और व्यापारी कीमती उपहार व चीज़ें लेकर आते थे। और तटों के इलाके वाले जो राजा होते थे जिनका उन पर नियंत्रण होता था, वे भारी शुल्क वसूलते थे, जिससे राज्य की आय में काफ़ी इजाफा हो सकता था। इसलिए वो तटों पर नियंत्रण रखना चाहते थे। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट के बारे में समझेंगे। तो कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका कि रेशम बनाने की जो तकनीक थी उसका आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो चीन में करीब 7000 साल पहले। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। फिर है कि इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा, पर चीन से पैदल, घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। फिर है कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़ा पहनना एक फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तान के रास्ते से होकर गुजरना पड़ता था। यही नहीं, रास्तों में पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था और व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी वसूले जाते थे। यहाँ पे उतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं तो इसको स्किप करेंगे। फिर यहाँ पे पूछा गया हमसे कि सिल्क रूट पर गाड़ियों का उपयोग क्यों कठिन होता था? तो सिल्क रूट पे गाड़ियों का उपयोग इसलिए कठिन होता होगा क्योंकि ये रास्ते जो थे वो दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाके में स्थित थे।
फिर पूछा गया है कि चीन से समुद्र के रास्ते भी रेशम का निर्यात होता था। समुद्र के रास्ते रेशम भेजने में क्या सुविधाएं और क्या समस्याएं आती होंगी? तो समुद्र के रास्ते से जो रेशम भेजा जाता था उसमें दुर्गम पहाड़ियों व रेगिस्तानी इलाके पार करने की परेशानी तो नहीं होती थी, परंतु समुद्र में तेज वर्षा तथा समुद्री तूफानी हवाओं के कारण समुद्री जहाज के रास्ता भटकने और डूबने का जो खतरा होता था वो हमेशा बना रहता था। यहाँ पर हमें बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के बारे में बताया गया है कि बुद्धिज्म जो था वो किस प्रकार विकसित हुआ। तो कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क थे। ये भी क्वेश्चन बनता है तो इसको भी ध्यान में रखें। कुषाणों के जो सबसे प्रसिद्ध राजा थे वो थे कनिष्क। इसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। यहाँ से क्वेश्चन ये बन के आता है आपका कि बुद्ध चरित के रचनाकार कौन है? तो ध्यान रखिए कवि अश्वघोष, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछ चुका है। फिर है कि अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बुद्ध चरित्र की जो रचना की गई है वो किस भाषा में है? तो वो संस्कृत भाषा में है। आगे हम बात करेंगे, इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ था। तो जैसा कि आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म की दो धाराएं हैं, महायान और हीनयान। तो यहाँ पे बात की जा रही है महायान के बारे में। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति के पीपल के पेड़ की मूर्ति दर्शाई जाती थी, यानी कि वो पीपल के पेड़ का साइन बना देते थे और ये समझ लेते थे कि ये बुद्ध का साइन है, यानी कि साइन मार्क समझते थे। फिर है, इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। तक्षशिला आपको पता होगा पाकिस्तान में है। फिर आगे देखेंगे, दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन के बाद कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ में दर्जनों गुफाएं खोदी गईं। यहाँ पे हमें बताया गया है कि तीर्थयात्री किसको कहते थे। तो तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। इसी तरह भारत की यात्रा के लिए आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाजियन काफ़ी प्रसिद्ध है। तो यहाँ इसके नाम को लेकर एक डाउट है, क्योंकि इसका नाम कहीं कहीं आपको फाहियान भी मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही है। वह करीब 1600 साल पहले आया था। स्वेनतांग 1400 साल पहले भारत आया। तो यहाँ जो स्वेनतांग लिखा गया है इसको ह्वेनसांग भी आपको लिखा मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इनके नामों को लेकर बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, तो ध्यान रखिए। यहाँ पे जो फासियन है वो फाहियान और फिर स्वेनतांग है ये ह्वेनसांग। और इत्सिंग का इत्सिंग है जो कि करीब 50 साल बाद, इनके 50 साल बाद भारत आया था। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। एक क्वेश्चन ये भी है जो कि सीटेट एग्जाम एंड अदर एग्जाम्स में पूछते रहता है कि फाहियान जो था, यानी कि यहाँ जो फाजियन लिखा गया है, वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ध्यान में रखें, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, उनके शासनकाल में फाजियन भारत आया था। और बात करें अगर स्वेनतांग यानी कि ह्वेनसांग की, तो वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ये दोनों क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में, तो ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे हम, इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं के में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को इन्होंने देखा उसके बारे में इन्होंने लिखा, और उन किताबों के बारे में भी लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। फाजियन चीन वापस कैसे लौटा, इसके बारे में यहाँ पे हमें बताया गया है, तो इसमें उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। बस आपको ये देखना है कि फाजियान जो चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा की शुरुआत की थी वो बंगाल से की थी। ध्यान में रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। फिर यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि फाजियन द्वारा तय की गई रास्तों को ढूंढो, तो वो आप मैप में देख सकते हो। फिर है कि फाजियन अपनी पांडुलिपियाँ
और मूर्तियों को क्यों नहीं फेंकना चाहता था। तो उसने जो पांडुलिपियाँ और मूर्तियों को इकट्ठा किया था गौतम बुद्ध की, उसको वो क्यों नहीं फेंकना चाहता था। तो फाजियन जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था और उसने जो मैन्यूस्क्रिप्ट, जिसको पांडुलिपि कहते हैं, और मूर्तियाँ भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी, एकत्रित की थी, इन सब चीज़ों को उसने बड़ी ही मेहनत करके और कई वर्षों तक भारत में घूम घूम कर इकट्ठा करा था। इसलिए वह पांडुलिपियों और मूर्तियों को नहीं फेंकना चाहता था। फिर यहाँ पे दिया गया है कि स्वेनतांग जो था वो भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। क्वेश्चन आपका ये पूछ सकता है कि स्वेनतांग यानी कि ह्वेनसांग जो था वो किस रास्ते से भारत गया, समुद्र मार्ग से या फिर भूमार्ग से, किस मार्ग से। तो वो भूमार्ग से गया था। ध्यान में रखिए, उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियाँ तथा 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियाँ एकत्रित की थी। इन्हें वह 20 घोड़ों पर लादकर ले गया था, पर इसमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गई जब सिंधु को पार करते हुए उसकी नाव उलट गई थी। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। यहाँ पे बात की जा रही है नालंदा, शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। स्वेनतांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा, जो कि बिहार में स्थित है, वहां अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है, यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त है जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने के लिए यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं और उन्हें अंदर आने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वेनतांग नालंदा में क्यों पढ़ना चाहता था। उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्रों में नालंदा अग्रणी था। नालंदा बौद्ध विद्या केंद्र के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे थे और बुद्ध के उपदेशों को वह पूरी ईमानदारी से मानते थे, और इसलिए वेनसांग चाहता था कि वो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करे। यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि भक्ति की शुरुआत कैसे हुई थी। तो जिस समय बौद्ध धर्म विकसित हो रहा था उस समय की यहाँ पे बात की जा रही है। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई, जिसमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल है। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी प्रचलित और लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे कि भक्ति किसको कहते हैं। तो किसी देवी या देवता के प्रति जो श्रद्धा होती है उसको भक्ति कहते हैं। फिर है भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवद गीता में की गई है। भगवद गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोगों का मानना था कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता को सच्चे मन से पूजा की जाए तो वो उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उन्हें देखना चाहता है। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में। जैसे जैसे इस विचार को समाज के द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। यहाँ हमें भक्ति का अर्थ अच्छे से समझाया गया है। तो भक्ति भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का अर्थ यह भी है जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवता के भक्त का हिस्सेदार होता है। भक्त का अर्थ होता है उनकी ब्लेसिंग्स। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखें। आगे है हिंदू किसको कहते हैं। तो हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया गया था जो
सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता है। जिस समय भारत में बौद्धिज्म विकसित हो रहा था, उस समय अन्यत्र क्या चल रहा था, इसके बारे में हमें जानकारी दी गई है। तो करीब 2000 साल पहले पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरे को प्यार देने तथा उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया। इसी तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। तो उन्होंने ये उपदेश दिए थे। और एक इम्पॉर्टेंट ये भी है कि बाइबल जो है वो ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ है और ईसा मसीह के जो उपदेश है वो उन्होंने बाइबल में लिखी है। आगे देखेंगे इस चैप्टर में जो हमें उपयोगी शब्द मिले वो है व्यापारी, मोवेनदार, रास्ता या मार्ग, रेशम, कुषाण, महायान, बोधिसत्व, थेरवाद, तीर्थयात्री और भक्ति, जिसको हमने अर्थ सहित अच्छे से समझा है। तो ध्यान में रखें, ये सब कीवर्ड हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित के उपयुक्त जोड़े बनाओ। तो इसको मैच करना है हमें। दक्षिणापथ के स्वामी, तो अभी हम पढ़ रहे थे दक्षिणापथ के स्वामी कौन थे, वो थे सातवाहन शासक। फिर है मोवेनदार, मोवेनदार कौन कौन से थे, 3 मुखिया यानी कि चोल, चेर और पांड्य। अश्वघोष ने क्या लिखी थी, तो उन्होंने बुद्धचरित लिखी थी। फिर है बोधिसत्व, बोधिसत्व क्या था, तो बोधिसत्व जो था वो महायान बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और स्वान कौन था, तो वो था चीनी यात्री। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है हमसे कि राजा सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण क्यों कायम करना चाहते थे। तो उस समय जो शासक हुआ करते थे, जो राजा हुआ करते थे, वो कर यानी कि टैक्स के लिए रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट पर नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते से यात्रा कर रहे यात्रियों व व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क और तोहफे के माध्यम से काफ़ी सारा लाभ मिलता था। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि व्यापार तथा व्यापारिक रास्तों के बारे में जानने के लिए इतिहासकार किन साक्ष्यों का उपयोग करते हैं। तो इतिहासकार व्यापार और व्यापारिक रास्तों के बारे में जानने के लिए बर्तनों का यूज करते थे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ से ये बर्तन बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें आगे ले जाते थे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि भक्ति की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो भक्ति की जो प्रमुख विशेषताएं थी वो थी कि किसी भी देवी देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता था और भक्ति का पथ सभी के लिए खुला रहता था, चाहे वो धनी हो, गरीब हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, स्त्री हो या फिर पुरुष हो। और दूसरी जो इसकी विशेषता थी वो थी कि भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। फिर है भक्ति परंपरा जो थी वो चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से भी अभिव्यक्त होने लगी थी। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ दी गई है हमें। रेशम बनाने की कला की खोज, तो लगभग 7000 साल पहले चीन में रेशम बनाने की कला की खोज हुई थी। फिर है चोल, चेर तथा पांड्य, तो इनका जो शासनकाल था वो लगभग 2300 साल पहले हुआ करता था। फिर यहाँ दिया गया है रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग लगभग 2000 साल पहले। कुषाण शासक कनिष्क लगभग 1900 साल पहले। फिर है फासियन का भारत आना लगभग 1600 साल पहले। फिर है स्वान की भारत यात्रा, अपार की शिव स्तुति की रचना, ये लगभग 1400 साल पहले हुई थी। तो इसको ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो शेयर भी जरूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।